हेलो व्यूअर्स। इंडिया इन्वेस्टिंग मेंटर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही कॉमन पर इम्पॉर्टेंट बात को डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल है कि इन्वेस्टिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ये डिबेट हमेशा चलता रहता है और कोई बोलता है कि ट्रेडर्स ज़्यादा पैसा बनाते हैं, किसी को लगता है कि सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो है उसी से पैसा बन सकता है। तो इस पे मैं अपना ओपिनियन आज शेयर करूँगा और आपको जवाब बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वैसा जवाब मिलेगा आपको। और हम अपनी कोर चीज़ देखेंगे कि हमें प्रॉफिटेबल कैसे रहना है। और इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं कोई यहाँ बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। इवन जो एग्जांपल्स मैं शो करूँगा, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन में नहीं दे रहा हूँ, कोई ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइस में नहीं दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एक रजिस्टर्ड सेबी जो एडवाइज़र होते हैं उनसे आप कंसल्ट कीजिए। मैं नहीं हूँ और कोई मेरी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी मैं बता रहा हूँ नॉलेज से, वो मेरा अपना ओपिनियन है, इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, पहले जस्ट 2 मिनट में मैं ये बता देता हूँ कि ट्रेडर और इन्वेस्टर को मैं क्या बोल रहा हूँ, बिकॉज ताकि हमारी जो डेफिनेशन है ना वो सेम हो जाएगी। तो इन्वेस्टर होता है लॉन्ग टर्म, यानी कि आपने आज शेयर्स खरीदे, अब आप कह रहे हो आपने 10 साल, 15 साल, 5 साल के लिए आपने होल्ड करके रखना है, तो वो हो गया इन्वेस्टर कैटेगरी। आपका पर्पस ये नहीं होता कि आप जल्दी से शेयर्स को बेच दो। आपका पर्पस होता है आप उसको लंबे टाइम के लिए होल्ड करके रखो और उसमें कंपनी ग्रो करेगी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, शेयर प्राइस ऊपर जाएगी, आप प्रॉफिट कमाओगे। दूसरा होता है ट्रेडर। ट्रेडर्स यूजुअली लेस देन 1 ईयर तक स्टॉक्स को होल्ड करते हैं। उसमें भी बहुत वेराइटीज़ आती हैं। जो लोग जो 6 महीने से ऊपर बट लेस देन 1 ईयर होल्ड करते हैं, उन्हें आप काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स कह सकते हो कि कर तो ट्रेड रहे हैं पर काफ़ी महीनों तक वो होल्ड करने को रेडी होते हैं। इन्हें स्विंग ट्रेडर्स भी कह दिया जाता है। और स्विंग ट्रेडर्स इससे कम भी लेते हैं कि 1-2 महीने के लिए होल्ड किया, 3 महीने के लिए होल्ड किया, अपना टारगेट हिट हुआ, निकल गए। और फिर एक एक्सट्रीम कैटेगरी है इंट्राडे ट्रेडर्स की, जो विद इन द डे ट्रेड करते हैं। आज खरीदा और आज के आज ही हमने बेच देना है, हमने उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना ही नहीं है बिल्कुल भी। मतलब ओवरनाइट जब मार्केट क्लोज होती है तो उनकी पोजीशन होती ही नहीं है। तो अलग अलग तरीके। अब बेसिक रीज़न कि ट्रेडर्स बेटर हैं, इन्वेस्टर्स बेटर हैं, ये मीनिंगलेस डिस्कशन है। मेरा जो पर्सनल तरीका है क्या है कि मैं अगर ज़रूरत पड़े तो इन्वेस्टर बन जाता हूँ और ज़रूरत पड़े तो मैं ट्रेडर बन जाता हूँ। अब कैसे वो मैं एग्जांपल से बताऊंगा। अगर ये एक चीज़ आपने समझ ली तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहोगे। ये नहीं कि आज प्रॉफिट बनाया, आप ट्रेडर थे, आपने एक ट्रेड लिया, 10 गुना पैसा कर लिया और फिर 2 साल तक आप नुकसान कर रहे हो। वो नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी। वो कैसे आती? सपोज कीजिए आज मैं किसी स्टॉक को रिव्यू करता हूँ, एनालाइज करता हूँ, मुझे अंडर वैल्यूड लगता है, ठीक है। और ये है एक ब्लू चिप कंपनी, बड़ी कंपनी है। एग्जाम्पल ले लेते हैं HDFC बैंक है या बैंक ऑफ इंडिया। अब ये बड़ी कंपनीज जो होती हैं, HDFC बैंक का एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि ब्लू चिप कंपनी है, बड़ी कंपनी है। अब मुझे ये चीज़ पता है कि जो ब्लू चिप कंपनीज होती हैं वो 10 से 12% का साल का रिटर्न देके जाती हैं स्टॉक मार्केट। इससे कम है तो मैं इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा, क्योंकि आज की डेट में आपको 8% तो तकरीबन FD भी मिल जाता है। तो आपको 8 से ज़्यादा मिलेगा तभी आप स्टॉक मार्केट का रिस्क लोगे। तो अगर वैल्यूएशन अच्छी है, लेट्स से आप किसी भी ब्लू चिप कंपनी को पकड़ लो, HDFC बैंक, TCS, इन्फोसिस, आपको लग रहा है कंपनी अंडर वैल्यूड है, पर आपको ये भी पता है कि कंपनीज ऑलरेडी ब्लू चिप हैं, बड़ी हो चुकी हैं, इनसे 10 से 12% से ऊपर रिटर्न आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते साल का। अगर मैं 10 से 12% रिटर्न की एक्सपेक्टेशन लेके बाय करता हूँ और 10 साल के लिए मेरा होराइजन है, तो मैं क्या बन गया? इन्वेस्टर बन गया। तो आपका अगर हर साल 10% 12% रिटर्न बनता जाए ऑन एन एवरेज, आप होल्ड करोगे उन शेयर्स को, आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। पर सपोज करो, मैं एक सिनारियो दे रहा हूँ आपको कि अभी आपने अंडर वैल्यूड था इन्फोसिस का शेयर या HDFC बैंक का शेयर या TCS का शेयर आपने खरीदा और रैली आई मार्केट में। अगले 8-10 महीने में ही आपको 60-70-80% का रिटर्न मिल गया। IT स्टॉक्स बहुत अच्छा रिटर्न दे देते हैं कई बार। इन्फोसिस अब एग्जांपल लें तो उसका इस वक्त जो प्राइस है तकरीबन 1200-1300 के बीच में चल रहा है, पर वो अपना प्रीवियस हाई 2000 के आसपास का बना चुका है। अगर प्रीवियस हाई पे भी चला जाता है अगले 1 साल में, तो 1200 से 2000 की जर्नी जो है आपका 60% 65% गेन है। TCS ऊपर चला जाता है, सेम गेन दे सकता है। HDFC बैंक काफ़ी देर से कंसोलिडेट कर रहा है करंट प्राइस लेवल पे, वो ऊपर चला जाता है, वो भी गेन दे देता है। तो क्या आप इन्वेस्टर ही बने रहोगे? नहीं। आंसर इसका सही क्या है कि जब कोई स्टॉक आपको आपका एवरेज रिटर्न 10-12% का दे रहा है तो आप इन्वेस्टर हो, क्योंकि वो आपकी एक्सपेक्टेशन है और एक्सपेक्टेशन आपकी मीट हो रही। पर अगर किसी स्टॉक ने रैली किया और मार्केट रैली में उसने आपको 60-70-80% रिटर्न एक ही साल में दे दिया,
तो 5 साल का जो 6 साल का 7 साल का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर आप 10% पे एक्सपेक्ट कर रहे हो और स्टॉक 60% ऊपर चला गया, तो 6 साल का रिटर्न आपको एक ही साल में मिल गया ना। अब आप क्या करोगे? आपको वो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि कोई स्टॉक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता है। और अगर जाएगा तो ऑलरेडी आप अगर 10 ईयर्स का होराइजन लेके चल रहे थे, आप सोच रहे थे आपका पैसा जो है उसमें गेन 150% का होगा, तो 150% में से 60% तो आज ही मिल गया ना विद इन 1 ईयर। अब बाकी 9 साल आप क्यों वेट करना चाहते हो उस मीडियोकर गेन के लिए? तो अगर मेरे पास ये सिचुएशन आएगी कि मैं 10% का गेन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ किसी स्टॉक से, और पहले ही साल में मैं लकी था, मुझे मार्केट रैली आई और मुझे 60-70% गेन मिल गया, मैं उसको सेल करके प्रॉफिट बुक करूँगा। क्योंकि पहली चीज़, जब तक मैंने शेयर्स खरीदे हुए हैं, बेचे नहीं है, मेरा प्रॉफिट नहीं बुक हुआ। वो रियलाइज प्रॉफिट नहीं होता, पेपर प्रॉफिट है। कल दोबारा से स्टॉक अगर क्रैश करेगा तो मेरा सारा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। तो उस वक्त अगर मैंने 10 साल के होराइजन से, यानी एज एन इन्वेस्टर भी स्टार्ट किया था, मैं इन्वेस्टर नहीं बना रहूँगा, मेरा मकसद प्रॉफिट बनाने से है, तो मैं विद इन 1 ईयर उन शेयर्स को बेच दूंगा। अब मैं क्या बन गया? ट्रेडर बन गया। तो मैंने इन्वेस्टर से ट्रेडर की जर्नी अडॉप्ट कर ली। आई हैव टू बी फ्लेक्सिबल, मुझे डायनेमिक बनना पड़ेगा कि मार्केट जिस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाएगी मैं वैसा बन जाऊँगा। अगर मार्केट कहेगी कि तुम इन्वेस्टर बनो, मैं धीरे धीरे रिटर्न देने वाला हूँ, तो मैं इन्वेस्टर बन जाऊँगा। अगर मार्केट मुझे कहेगी कि मैंने देखो 1 सेकंड में तुम्हें 60% रिटर्न्स दे दिए एक ही साल के अंदर, मैं ट्रेडर बन जाऊंगा। क्योंकि चाहे मैं ट्रेडर बनूं, चाहे मैं इन्वेस्टर बनूं, जब मैं वो साल का अपना P&L देखूंगा, तो मुझे मेरी पोजीशन पे 50-60% गेन दिखेगा। इन्वेस्टर बनने या ट्रेडर बनने के टाइटल से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को अपने रिटर्न से फर्क पड़ता है। अगर मुझे 60% का रिटर्न किसी साल में दिखाने को मिल रहा है, तो चाहे आप मुझे ट्रेडर बोल लो, चाहे मुझे इन्वेस्टर बोल लो, मैं खुश हूँ। मुझे मीडियोकर रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे अच्छा रिटर्न चाहिए, तो मेरा प्रायोरिटी वो है। अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जहाँ आप ट्रेडर की तरह घुसते हो पर आप इन्वेस्टर बन के निकलते हो। सपोज कीजिए आपने किसी शॉर्ट टर्म के लिए एक एक ग्रोथ स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया, आपको लग रहा है इसमें मोमेंटम है, ग्रोथ है, इस वक्त ग्रोथ स्टॉक है, तो ये ऊपर जाएगा, 25-30% गेन हम बुक करेंगे और निकल लेंगे। 3 महीने का आपका होराइजन, 3 महीने में आप चाह रहे हो स्टॉक 30% ऊपर चला जाए, मैं गेन बुक करूँ और निकल जाऊँ। अब क्या होता है, 3 से 4 महीने आप वेट करने को तैयार हो, पर स्टॉक वहीं कंसोलिडेट करता रहता है और बीच में उसकी एक क्वार्टरली रिपोर्ट आती है। हर क्वार्टर जो है, हर 3 महीने में कंपनीज जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देती हैं। अब आप क्वार्टरली रिपोर्ट देखते हो और आपको क्या दिखाई देता है कि स्टॉक की प्राइस तो वहीं की वहीं है, बढ़ी नहीं, पर फाइनेंशियल रिजल्ट्स इंप्रूव हो गए। रेवेन्यू जो है 20% ऊपर चले गए, प्रॉफिट्स जो है 20% 30% ऊपर चले गए, डेट उन्होंने कम कर लिया, नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, आपको फंडामेंटली दिख रहा है स्टॉक में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। ऐसी सिचुएशन में आप लॉजिकली सोचो कि अभी जो स्टॉक प्राइस है और उसके फंडामेंटल्स हैं वो डिस्कनेक्टेड हैं। अगर फंडामेंटल्स इंप्रूव हुए तो स्टॉक प्राइस ऊपर जाना चाहिए था, अगर नहीं गया है तो कभी ना कभी तो जाएगा ना। तो ऐसे केस में अगर मैं होऊंगा तो मैं शेयर्स को नहीं बेचूंगा। रीजन, मैं वेट करूंगा कि फंडामेंटल्स अगर इंप्रूव हो गए, और पहले वाले फंडामेंटल्स की बेसिस पे अगर मैं 30% का गेन एक्सपेक्ट कर रहा था और उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी थी होने की, तो अब इम्प्रूव फंडामेंटल्स के साथ या तो गेन बढ़ेगा या उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना, कि अब तो और स्टॉक प्राइस ऊपर जाने का चांस ज़्यादा है, तो मैं क्यों अपने शेयर्स बेचूंगा? तो मैं यहाँ से अपना टाइम होराइजन कहूँगा, चलो 3 महीने की जगह मैं 6 मंथ्स का कर लेता हूँ, एक और क्वार्टर देख लेते हैं। अब अगले क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, अगले क्वार्टरली रिजल्ट्स में फिर वही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट है, रेवेन्यू बढ़ गया है, प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं, डेट कम है, मैनेजेबल है, मैनेजमेंट अच्छा आपको आउटलुक दिखा रही है और नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, कंपनी ग्रो कर रही है, तो स्टॉक प्राइस वहीं का वहीं खड़ा है। क्या यहाँ पे कोई भी रीजन बनता है ऐसे शेयर्स को बेचने का? कोई रीजन नहीं बनता। तो धीरे धीरे अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू करती है कि जिस रेट पे फंडामेंटल्स किसी कंपनी के इंप्रूव हो रहे हैं, उस रेट से कहीं कम उसका स्टॉक प्राइस ग्रो कर रहा है, तो आप क्या बन जाओगे? आप धीरे धीरे कहोगे भाई ये तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग का स्टॉक बन गया, क्योंकि ये अब अंडर वैल्यूड से सुपर अंडर वैल्यूड होता जा रहा है। कंपनी लॉन्ग टर्म में क्वार्टर के बाद क्वार्टर अच्छे रिजल्ट्स दिए जा रही है, ग्रो भी कर रही है, बैलेंस शीट भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है कंपनी में, तो इसके शेयर्स लॉन्ग टर्म में हम क्यों ना होल्ड करें? तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हो गया जहाँ मैंने स्टार्ट कैसे किया था एज अ ट्रेडर। मेरा कोई पर्पस नहीं था लॉन्ग टर्म होल्ड करने का, मुझे लगा था मोमेंटम की एक मूव ले रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जा रही है और मैं साथ साथ उसको राइड करके 20-25-30% प्रॉफिट बना लूँ। बट 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने उस
स्टॉक की फंडामेंटल्स को देखने के बाद आई हैव चेंज माई ओपिनियन। मेरा वहाँ पे जो इरादा है वो चेंज हो गया कि नहीं, ये तो फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और इसको लॉन्ग टर्म होल्ड किया जा सकता है। तो यही मेरा एग्जाम्पल मेन यहाँ समझाने का था कि ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है ना, ये सिर्फ टर्मिनोलॉजीज हैं। एंड में पैसा बनता है शेयर्स खरीदने से, बेचने से। कोई भी मार्केट में अगर आप इंस्ट्रूमेंट खरीद रहे हो और कम प्राइस पे खरीद के उसको अच्छी प्राइस पे आप बेचते हो तो आपका पैसा बनता है। तो हमें कॉमन सेंस रखनी है, उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। कुछ लोग इतना फंसी हो जाते हैं कि वो अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं ना तो वो ट्रेड को लंबा होल्ड कर ही नहीं सकते। वो ये देखते ही नहीं है कि चाहे उनका जो टारगेट है 2 महीने में नहीं हिट हुआ तो उनको सेल नहीं करना चाहिए, उनको फंडामेंटल्स भी देखने चाहिए। अगर फंडामेंटल्स इंप्रूव हो गए तो उसको होल्ड करो। वो बस अड़ जाते हैं इस बात पे कि हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें तो ट्रेडर बनना है, और ट्रेडर का मतलब है मैंने कोई भी पोजीशन जो है उसमें 60 डेज से ऊपर होल्ड ही नहीं करना। जहाँ जो भी उनकी स्ट्रैटेजी के रूल्स होते हैं वो उसको ब्रेक नहीं करते। मैं रूल्स तोड़ने को नहीं कह रहा, अगर आपने बैक टेस्ट कर रखे हो ऑब्वियसली आपकी एक पूरी स्ट्रैटेजी बनी है, पर लॉजिकल सोचने की बात कि अगर आप किसी कंपनी में ट्रेड करने का सोच रहे हो तो वो इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और अगर आप इन्वेस्ट करके बैठे हो और प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे तो वहाँ आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी कि आपने सोचा था 10 साल पर आपने 6 महीने में पैसे निकाल लिए। एंड मकसद तो पैसा बनाने से है ना, जहाँ मैक्सिमम पैसा बनेगा वहाँ आपको ऑपरेट करना चाहिए। और स्टॉक मार्केट में हज़ारों में कंपनीज लिस्टेड हैं, तो ये मत सोचिए कि अगर एक कंपनी में आपने प्रॉफिट बुक कर भी दिया, यहाँ से अभी और ऊपर जा रही थी कंपनी, उसका बुरा नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि आपको जो शोर शॉट हाथ में मिल रहा है उसको आप अचीव करो ना। तो यहाँ पे मैंने एक जो है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कैलकुलेटर निकाला है। ये मेरी तरीका है कि ब्लू चिप कंपनी हो या कोई भी स्टॉक हो ना, तो उसका आप यहाँ पे स्टॉक प्राइस का ओरिजिनल वैल्यू डाल सकते हो और अभी का वैल्यू डाल सकते हो कि अभी उसकी कितनी कीमत है स्टॉक की, और यहाँ आप डाल सकते हो कि बीच में साल कितने हुए। सपोजिंग मैं इन्फोसिस का एग्जांपल लूँ तो मैं यहाँ पे 2015 की उसकी प्राइस डाल सकता हूँ, स्टॉक प्राइस। यहाँ मैं 2023 की स्टॉक प्राइस डाल सकता हूँ, तो दोनों में 8 साल हो गए ना, तो मैं यहाँ पे 8 डाल दूंगा। तो वो वैल्यूज डालने से यहाँ पे मुझे ये कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बता देता है कंपनी का। इससे आपको ये पता चल जाता है कि हिस्टोरिकली इस कंपनी ने किस तरह के रिटर्न्स दिए। अगर हिस्टोरिकली आपको पता है कि कोई कंपनी 12-15% के रिटर्न दे रही है, तो फ्यूचर में भी तकरीबन आप वही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उतने ही रिटर्न आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ से आपको जो है ना, इसको CAGR बोलते हैं, आप कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पहले कैलकुलेट करो। अगर वो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, सपोजिंग जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल ले रखा है, ये तो मैंने फिगर्स जो डाल के सिंपली वैल्यू निकाली थी, आप यहाँ स्टॉक प्राइसेस डालोगे इनिशियल वैल्यू में और फाइनल वैल्यू में, और बीच में कितने साल में वो स्टॉक प्राइस चेंज हुई है। तो जो CAGR सपोजिंग 9.6% आपका आता है, इसका मतलब आप उस कंपनी से रफली 9.6% का एनुअल रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो वो कंपनी के शेयर अगर एक ही साल में 50% ऊपर भाग गए, तो आप सोचो 5 साल का रिटर्न आपको एक साल में मिल गया ना। तो उनको बेचो, वहां से निकलो और दूसरी अपॉर्चुनिटी को आप ढूंढो। तो इस तरह से प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी होता है, यानी प्रॉफिट बुक करोगे तो आप इन्वेस्टर से ट्रेडर बन सकते हो। और अगर दूसरा तरीका है कि आप किसी में शॉर्ट टर्म पोजीशन लेते हो पर आपको वो लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी लगने लग जाती है, क्योंकि जो भी कंपनी में इन्वेस्टेड होते हैं ना उनके फाइनेंशियल्स हम जरूर चेक करते हैं कंटिन्यूस बेसिस पे, तो वहाँ पे आप ऑपोजिट अप्रोच फॉलो कर सकते हो। तो इस चीज़ में मत घुसिए कि आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं। लॉजिकली सोचिए अपना टारगेट कि मैं जब किसी कंपनी में स्टार्ट कर रहा हूँ इन्वेस्टिंग तो मैं क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर उसका 4-5 गुना रिटर्न आपको इमीडिएटली मिल जाता है विद इन 6 मंथ 8 मंथ्स, तो अपने आप को लकी मानो और निकलो। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैंने थोड़े से एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे लिए थे। अब ये FL इंडिया है, हाई ग्रोथ कंपनी है। सपोज कीजिए यहाँ पे किसी ने इन्वेस्टमेंट किया इस टाइम में, तो ये तकरीबन 2020 का टाइम है, राइट। तो इन्होंने 300 रुपये में मान लीजिए एंट्री ली थी, और इन्होंने मान के चला कि ये हाई ग्रोथ कंपनी है तो 20-25% का रिटर्न ये दे के जाएगी। अब अगर 20-25% का रिटर्न है तो आप ये मान सकते हो कि 3 साल में आपका पैसा दुगना हो जाएगा। 3 से 3.5 साल में आपका 3 साल में आपका रफली पैसा जो है डबल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर कि 2020 से अगर मैं 2022 की बात करूँ, सॉरी 21 की बात करूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पैसा आपका 4 गुना ऑलरेडी हो गया था। यानी विद इन 1 ईयर कंपनी ने पैसा आपका 4 गुना बना के दे दिया। अब जो समझदार इंसान होगा वो कहेगा यार कितनी ही बढ़िया ग्रोथ की कंपनी क्यों ना हो, 20% का CAGR देना बड़ी बात होती है, 25% का CAGR देना बड़ी बात होती है। अगर 25% हो तो भी 3 साल लगते हैं पैसे को डबल होने में।
पर यहाँ पे आपको 4 गुना हो गया पैसा विद इन 1.5 ईयर। अब समझदार जो इन्वेस्टर होगा ना, वो यहाँ ट्रेडर बन जाएगा कि नहीं, मेरे को 4 गुना हो गया मेरा पैसा एक ही साल में, लेके निकलना है। आप उस साल को देखो ना कि 2020 से 21 के एक साल में आपकी एक स्टॉक पे 400% रिटर्न है। 3-4 गुना हो गया आपका पैसा, 300% आपका प्रॉफिट है वहां पे। तो वो नहीं देखते, वो सोचते हैं कि अब यहाँ पे स्टॉक जब इतना शार्प मूवमेंट उसने अपसाइड की दिखा दी है, वो चलता रहेगा। ऐसा नहीं होता। अब उसने, जिसने यहाँ नहीं बेचा, उसका क्या हुआ? वो वापस नीचे आ गया। तो यही सेम चीज अगर आप किसी भी कंपनी में देखोगे, इवन HDFC बैंक में देखोगे, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा बुल रन दिया है इस कंपनी ने। और ये एक ब्लू चिप कंपनी है, तो ब्लू चिप कंपनीज में आप 10-12% से ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पर यहाँ पे देखिए, ये जो टाइम है, ये है February 2017 का, और प्राइस है 608 की। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये है जुलाई 2018 का, 1.5 साल के अराउंड हुआ, 1.5 साल से भी कम, और प्राइस है 1100। तो यानी आप 100% रिटर्न की बात कर रहे हो विद इन 1.5 ईयर, ऑलमोस्ट 100% रिटर्न हम यहाँ देख रहे हैं। अब आप बताओ, इस तरह की ब्लू चिप कंपनी जो एवरेज 10-12-15% दे के जाती है साल का, वो साल में अगर आपको 80-90% दे जाए, क्या यहाँ नहीं सेल करना चाहिए? अगर आप सोच के बैठो ये ऊपर जाएगा तो जाएगा ऊपर, मैं ये नहीं कह रहा कि ऊपर नहीं गया है, पर उसके बाद अगर आप परसेंटेज रिटर्न की बात करोगे तो एक तो कम हो जाएगा, दूसरा बीच में इतनी बड़ी डिप आई थी, इतना नीचे गिरावट आई थी, यहाँ दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और तीसरी बात क्या है कि ये आखिरी दुनिया की कंपनी नहीं है, इससे कहीं ज्यादा रिटर्न आपको किसी और कंपनी में मिल सकता था, तो आपको यहाँ से पैसा निकाल के वहां डालना चाहिए था। क्योंकि सारी कंपनीज के, इन्फोसिस, HDFC, TCS, ये सारी कंपनीज एक ही बार में तो ऊपर नहीं जाती ना, कभी कोई कंपनी गिर रही होती है, दूसरी कंपनी ऊपर जा रही होती है। तो जो कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे गई, जो सेक्टर आपको अच्छा खासा रिटर्न दे गया इस साल में, उसका प्रॉफिट बुक करो और वहां से पैसा निकाल के उस सेक्टर में लगाओ जहां अब मंदी चल रही है, जहां अब नीचे है प्राइसेस, जहां ऊपर जाने का अच्छा खासा स्कोप है। तो प्रॉफिट बुकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और ये अगर एक कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आपका अकाउंट प्रॉफिटेबल रहेगा। मैंने इतने ज़्यादा लोगों की एक प्रॉब्लम देखी है कि पेपर पे वो प्रॉफिट देखते हैं, उनको 2 साल 3 साल प्रॉफिट दिखता रहता है, एक मार्केट क्रैश आता है, उनका सारा प्रॉफिट खत्म हो जाता है, बल्कि वो कई बार लॉस में चले जाते हैं, और फिर उनको लगता है हमें तो कोई रिटर्न ही नहीं मिला मार्केट से। रिटर्न इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपने कभी शेयर बेचे ही नहीं। रिटर्न तो तभी मिलता है ना जब आप सेल बटन दबाओगे। लोगों की आदत होती है कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हम सब राकेश झुनझुनवाला जी हैं, उनके भी जाके अब इन्वेस्टमेंट्स देखो, वो किसी कंपनी में एंडलेसली नहीं घुसे रहते। जब उन्हें दिखता है कोई कंपनी अच्छा कर रही है और अच्छा करती रहेगी, तभी वो घुसते हैं। कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होता है, वो ये जरूर ध्यान रखता है कि अगर हम एंट्री ले रहे हैं तो हमने तब तक एंट्री रखनी है। आप कितने ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स किसी को भी मानते जाके देखिए कि कभी ये सोचे कि उन्होंने कोई स्टॉक खरीदा और बेचा ही नहीं और वो कंपनी डिटीरियोरेट कर गई हो, ऐसा नहीं होता है। अगर वो होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म और सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं, तो वो कंपनियां तो हर क्वार्टर अच्छी रिपोर्ट्स दे रही होगी, उसमें एक स्कोप होगा इंप्रूवमेंट का। नहीं तो जहां उन्हें दिखे कंपनी कंटिन्यूसली डिटीरियोरेट कर रही है, वो उस चीज को एग्जिट करके जाते हैं, लॉस लेके भी एग्जिट कर जाते हैं, क्योंकि वहां पे उनको पता होता है, ये नहीं है कि उनको लॉस लेना अच्छा लगता है, उनको पता होता है यहाँ से बेच के मुझे कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वहां क्यों ना पैसे लगाऊं मैं। अगर आपको आज मैं बोलूं कि 2 बैंक्स में आप FD बना सकते हो, एक जगह आपको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरी जगह आपको 8% का मिलेगा, आप कहाँ बनाओगे? आप यूनानिमसली एक डिसीजन दोगे कि मैं तो 8% वाले बैंक में FD बनाऊंगा, अगर दोनों बैंक्स की सेफ्टी से हैं। तो जब आप FD के 2% रेट को नहीं छोड़ते, तो स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक आपको अगर एवरेज अब पता है कि आपको नेक्स्ट 5 साल में सिर्फ अब 6-7% का ऑन एन एवरेज रिटर्न देगा, क्योंकि ऑलरेडी एक साल में 50% का रिटर्न वो दे गया, और आपको पता है दूसरा स्टॉक जो है नीचे गिरा हुआ है, उसने 3 साल से कोई रिटर्न नहीं दिया, एवरेज ये भी 10 देता है, तो अब एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट 5-7 साल में ये 20-25% पे रिटर्न देगा, तो आप कहाँ पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? तो यहाँ पे मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। ये बेसिकली एक लॉजिकल वीडियो था, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि ये जो नामकरण है ना, ये ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर, लॉन्ग टर्म ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर, इसमें मत फंसिए। आपको प्रॉफिट बनाना है, लॉजिकली आपको सोचना है कि कोई कंपनी साल दर साल एवरेज कितना रिटर्न देती है, अगर एवरेज से 4 गुना 3 गुना 5 गुना रिटर्न देगी, निकल जाओ वहाँ से। क्योंकि लकी समझो खुद को कि जो चीज़ 10 साल में होने वाली थी वो 2 साल में हो गई, 1 साल में हो गई, बाहर आ जाती है। और सेम वे अगर कोई कंपनी नहीं रिटर्न दे रही पर फंडामेंटली स्ट्रांग हो रही है, इंप्रूव होती जा रही है, वहां आप होल्ड करो, क्योंकि वो इवेंचुअली देगी।
तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, कमेंट्स में लिखिए, मैं आंसर करूँगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।